दोस्तों, आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं हूं निरंजन यादव सर और आज हम आपकी सेवा में लेके हाजिर हैं कक्षा 7वीं का NCERT की किताब जिसका नाम है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। कल हम लोग इसमें चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसका हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लिए थे। लोकतंत्र में समानता कल हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है राज्य सरकार। अध्याय 2 में हम लोग राज्य सरकार के बारे में देखने वाले हैं। तो राज्य सरकार के बारे में शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आप इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में जो भी फैक्ट आएंगे मैं उन सभी फैक्टों को डिस्कस करते चलूँगा, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाए। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और विदित है कि SCERT कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, खास करके बिहार के टीचर के एग्ज़ाम के लिए, TRE के लिए। तो आशा है कि आप सब वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है राज्य सरकार। अब राज्य सरकार में सबसे पहले क्या कहता है कि पिछली कक्षा में हमने यह जाना कि सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। अब 3 स्तर कौन है भाई? एक तो स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर। यानी कि जो सरकार है वो 3 स्तर पर काम करती है, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। स्थानीय सरकार के बारे में हमने पिछली कक्षा में विस्तार से पढ़ा है। इस अध्याय में हम लोग जानेंगे कि राज्य स्तर पर सरकार कैसे कार्य करती है, विधायक कौन होता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका होती है, एवं लोग सरकार के सामने अपनी बातें कैसे रखें। आज पंचायत भवन विधायक जी आने वाले हैं। इसमें बोल रहा है कि गांव का एक जो पंचायत भवन है वहाँ पे विधायक जी आने वाले हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इस गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने का वादा किया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे ही चुनाव का समय आता है, नेताजी या मुखिया जी आने लगते हैं और फिर जनता के बीच में भ्रामक बातें करना शुरू कर देते हैं। तो वहीं आज पंचायत भवन पर विधायक जी आने वाले हैं, और विधायक जी आने वाले हैं तो चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इस गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने का वादा किया था। यानी पहले से एक वादा किया हुआ था कि हम यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाएंगे। आज तक नहीं खुला और गांव के मुखिया ने लोगों को पंचायत भवन पर बुलाया है। जब मनीष के पिता पंचायत भवन के लिए निकले तो मनीष भी उनके साथ हो लिया। उसने रास्ते में कई लोगों को विधायक के बारे में बातें करते सुना। यहाँ के अधिकतर लोग समय से अपना इलाज नहीं करवा पाते, क्योंकि गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और शहर का अस्पताल दूर है। जब किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उन्हें शहर के अस्पताल जाना पड़ता है। यानी यहाँ पे इसमें बताया जा रहा है कि गांव की समस्या क्या है कि यहाँ पे कोई प्राथमिक केंद्र नहीं है। और अभी तो गांव काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है, यानी गांव में रोड भी आ गए हैं, जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हॉस्पिटल भी हो गए हैं, स्कूल भी खुल गए हैं, बिजली भी आ गई है। लेकिन पहले के ज़माने में जो गांव हुआ करता था वहाँ पे ये सब सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, जिसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यही सब लोग बातें करते हुए जा रहे हैं और बता रहे हैं कि जब किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उन्हें शहर के अस्पताल ले जाना पड़ता है। दूरी के कारण कभी कभी तो मरीज की मौत अस्पताल ले जाने के रास्ते में ही हो जाता है। कुछ ही समय के बाद विधायक उन सब के बीच मौजूद हुए। गांव के लोग नाराज नजर आ रहे थे। यहाँ पे नज़ारा देखने लायक था, क्योंकि विधायक जी अब पंचायत भवन के पास आ गए थे। गाँव के लोग भी विधायक जी का पहले से वेट कर रहा था। देखा कि विधायक आज आ गया है, और विधायक को देखते ही लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। अब तक स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं खुला? विधायक ने फिर कहा कि वह जल्दी ही स्वास्थ्य केंद्र खोलने की अनुमति दिलवाएंगे। जैसा कि जान ही रहे हैं विधायक जी कितना जनता को मूर्ख बनाते हैं, तो ये विधायक जी बोल रहे हैं कि वो जल्दी ही स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए पैसा सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आएगा। पर मनीष अभी भी समझ नहीं पाया। आइए आगे इन बातों को समझे। विधायक का चुनाव। तो विधायक के चुनाव की बात करते हैं। भारत के सभी राज्यों में एक विधानसभा है। भारत के सभी राज्यों में एक विधानसभा है। यहीं से हमको एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि बताइए, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो भारत के
6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो आपको बताना होगा कि भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहला आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश, पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना, दूसरा आपका आएगा तेलंगाना, तीसरा आपका आएगा उत्तर प्रदेश आएगा, बिहार आएगा, बिहार आएगा, उसके बाद महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र, उसके बाद आएगा आपका कर्नाटका। तो यानी कि भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है और कर्नाटक में है। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, यानी कि कुल मिलाकर के 6 राज्यों में विधान परिषद है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इस सभा के सदस्यों को विधायक, यानी कि यहाँ पे बोलता है कि भारत के सभी राज्यों में विधानसभा, एक विधानसभा है। भारत के जितने सभी राज्य हैं, जितने सारे राज्य हैं यानी 28 राज्य हैं, उन सभी में विधानसभा है। इस सभा के सदस्यों को विधायक यानी एमएलए कहा जाता है। यानी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसे एमएलए कहा जाता है। विधानसभा के सदस्य को एमएलए कहते हैं। आपसे क्वेश्चन रहेगा कि बताइए विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? एमएलए कहा जाता है। अच्छा, एमएलए से फिर हमको एक चीज़ याद आ रहा है कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएलए का फुल फॉर्म, तो एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए का फुल फॉर्म होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और एमएलए किसके सदस्य को कहा जाता है? तो विधानसभा के सदस्य को एमएलए बोला जाता है। प्रत्येक राज्य कई विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ होता है। उदाहरण के लिए रीता देवी 2005 में पहली बार निर्मलपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रही थी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, एक महिला हैं जिनका नाम है रीता देवी। तो रीता देवी 2005 में पहली बार निर्मलपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रही थी। उनके साथ इस विधानसभा क्षेत्र से राम अवतार एवं अन्य 5 लोग भी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। ये सभी उम्मीदवार थे और जीतने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। ये उम्मीदवार अलग अलग पार्टियों की ओर से खड़े हुए थे। इनमें कोई कांग्रेस पार्टी से, तो कोई भाजपा से, तो कोई राजद से खड़ा हुआ था। ठीक है, तो अब अगर हम पार्टियों की बात करें तो कुछ पार्टियों की स्थापनाओं की बात कर जैसे सबसे पहले यहाँ पे बोला है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ये मुंबई में हुई थी इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस पार्टी के जो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे उसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। और कांग्रेस पार्टी का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था। कांग्रेस पार्टी के प्रथम अधिवेशन की अगर बात करें तो ये हुआ था बम्बई में। और कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें तो इनका नाम W.C. बनर्जी था। W.C. बनर्जी कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। और अगर कांग्रेस पार्टी के प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम एनी बेसेंट था। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष। अगर बात किया जाए कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसके कांग्रेस पार्टी के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। कांग्रेस पार्टी के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम सरोजिनी नायडू था। और अगर बात की जाए कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम था बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बदरुद्दीन तैयबजी था। कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बदरुद्दीन तैयबजी था। ठीक है। और कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? कांग्रेस का अर्थ जो होता है, इसका कांग्रेस का जो कांग्रेस शब्द लिया गया है वो साउथ अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस शब्द जो लिया गया है वो नॉर्थ अमेरिका से लिया गया है, साउथ अमेरिका नहीं, मिस्टेक हो गया। कांग्रेस शब्द जो लिया गया है वो नॉर्थ अमेरिका से लिया गया है, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। और ये कांग्रेस शब्द जो है इसका जो अगर हम अर्थ की बात करें कि कांग्रेस का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल। कांग्रेस का अर्थ जो होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों का समूह। ठीक है।
यहाँ भाजपा की बात करते हैं। भाजपा की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी जी की पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह होता है कमल छाप। भाजपा की जो स्थापना हुई थी 1951 में भारतीय जन संघ से हुई थी। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और राजद की अगर बात करें तो राजद का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना 1997 में हुआ था। राष्ट्रीय जनता दल की अगर बात करें, जिसका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है। अगर आरजेडी की हम बात करेंगे तो आरजेडी की स्थापना जो हुई थी वो 1997 में हुई थी, याद रखिएगा। आरजेडी की स्थापना 1997 में हुई थी और इसको स्थापित करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था जगदानंद बाबू, और दूसरा हमारे प्रिय नेता लालू प्रसाद यादव जी थे। यानी जो जगदानंद सिंह और हमारे प्रिय नेता लालू प्रसाद यादव थे। लालू प्रसाद यादव ये आरजेडी के संस्थापक थे। जेडीयू की स्थापना की अगर बात करें तो 1999 ईस्वी में हुआ था। जनता दल के जो शरद यादव थे उन्होंने जदयू की स्थापना किया था। जदयू तो कोई लोजपा से था, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी। 2 उम्मीदवार निर्दलीय भी थे जो किसी भी पार्टी से नहीं बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़ रहे थे। सभी उम्मीदवारों ने पहले अपना नामांकन भरा, उसके बाद अपने प्रचार के लिए अपनी अपनी पार्टी के नेताओं का कार्यक्रम विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया। कोई भी गांव व कस्बा ऐसा नहीं था जहां लोगों ने अपनी पार्टी का प्रचार न किया हो। इस तरह से सभी ने अपनी अपनी पार्टी के विचारों को लोगों तक पहुंचाया एवं अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। प्रचार के दौरान सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए ढेर सारे वादे किए। राम अवतार ने मनीष के गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने का वादा भी किया। अंत में आया चुनाव। मतदान का दिन निर्मलपुर विधानसभा में के अधिकतर लोगों ने सुबह 8 बजे से ही अपनी पसंद के उम्मीदवार को जीत सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा अपने अपने मतों का प्रयोग किया। शाम 5 बजे सबकी किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद हो गई। उम्मीदवारों के समर्थक अपनी पसंद के उम्मीदवार की जीत की कामना कर रहे थे। यानी जिसको जो विधायक पसंद था वो चाह रहे थे कि वो हमारा विधायक जीत जाए जिसको हमने वोट किया है। कुछ दिनों बाद आया वोटों की गिनती का दिन। कुछ लोग टीवी के सामने थे तो कुछ लोग मतगणना केंद्र जहां पर मतों की गिनती होती है की ओर जा रहे थे। 2 बजे गिनती समाप्त हो गई। तो हुआ क्या कि जिस दिन मतगणना हो रहा था उस दिन सब लोग टीवी पर देख रहे थे कि भाई हमारे कैंडिडेट की क्या स्थिति है और कौन सी पार्टी जीत रही है, किसकी विजयी हो रही है और कौन सी पार्टी हार रही है। बात किया जाए, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राम अवतार के विजय होने की घोषणा की। राम अवतार जी जीत गए। राम अवतार को सभी उम्मीदवारों में सबसे अधिक मत मिले, इस कारण वह चुनाव जीतकर विधायक बन गए। अब वे विधानसभा के सदस्य हैं। ये 5 वर्षों तक के लिए निर्वाचित हुए हैं। यानी विधानसभा के जो सदस्य होता है वो कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होता है, तो वो 5 वर्षों के लिए निर्वाचित होता है। विधानसभा का सदस्य 5 वर्षों के लिए निर्वाचित होता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सरकार का बनना, कि सरकार बनता कैसे है। सरकार के बनने की अगर बात करें तो कुल विधानसभा क्षेत्रों में जिस राजनीतिक दल को आधे से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में जीत मिलती है, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। यानी कि अगर हम बोले कि मान लीजिए कि 100 सीट है, किसी विधानसभा में 100 सीट है और 100 में 50 से ज़्यादा, यानी मान लीजिए कि 60 सीट कोई पार्टी ले करके आ जाती है, तो समझिए कि वो बहुमत में आ जाती है। अब हम यहाँ पे बात करें, बहुमत प्राप्त करने वाले एवं सरकार बनाने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष कहा जाता है। तो जो दल बहुमत प्राप्त करता है, यानी जो राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त करता है और जो सरकार चलाने के लिए अपना दावेदारी पेश करता है, उसी को हम सत्ता पक्ष कहते हैं। अन्य सबको विपक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए आगे दी गई तालिका को देखें। अच्छा, आगे तालिका दिया हुआ है। बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। चलिए, ये इम्पोर्टेंट है। बिहार में विधानसभा की संख्या जो है वो 243 है। विभिन्न राजनीतिक दल के उम्मीदवारों ने 2005 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 243 है। इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को आधे से अधिक विधायक की आवश्यकता होती है। यानी आपसे पूछेगा कि बताइए कि बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 243 है। बहुमत प्राप्त करने के लिए आधे से अधिक सीटों की आवश्यकता होगी। विधायकों में कम से कम 122 की आवश्यकता होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है।
तभी वह बहुमत वाला दल कहलाएगा। अगर कोई पार्टी 243 में से 122 सीट प्राप्त कर लेती है या फिर गठबंधन करके प्राप्त कर लेती है तो उस दल को बहुमत का दल कहेंगे। बहुमत के नियम की आवश्यकता क्यों है? वह इसलिए कि सरकार उस दल की बननी चाहिए जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हों। लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों से अपनी अपनी पसंद के उम्मीदवारों को चुना जो विधायक बनकर विधानसभा में आए। किस पार्टी को लोग ज़्यादा चाहते हैं इसे तय करने के लिए पार्टी के हिसाब से सूची बनाई जाती है। जिस भी दल के पास आधे से अधिक विधायक हैं, यानी जिस दल के पास आधे से अधिक विधायक हैं, इसका अर्थ हुआ कि बाकी अन्य दलों की तुलना में उसके विधायक ज़्यादा हैं। कहने का मतलब है कि जिस पार्टी के पास विधायक ज़्यादा हैं वो पार्टी बहुमत में है, वो सरकार बनाने के काबिल है। यानी उस दल को लोग ज़्यादा चाहते हैं इसलिए वह सरकार बना सकता है। कई बार किसी एक दल के नेता, अगर हम बात करें, के पास अधिक विधायक तो होते हैं लेकिन आधे से अधिक नहीं, यानी बाकी सबकी तुलना में उसके पास बहुमत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में गठबंधन वाली सरकार बनती है। कभी कभी ऐसा होता है कोई भी पार्टी बहुमत के आंकड़े को नहीं छुपाती है, तब फिर वहाँ पे एक स्थिति बनती है जिसको हम लोग अलायंस बोलते हैं, यानी गठबंधन, यानी अलायंस किया जाता है, गठबंधन किया जाता है। 2-3 पार्टियाँ मिल करके और बहुमत के आंकड़े को पार करती है और फिर सरकार बनाती है। उसके बाद फिर सरकार चलना शुरू होता है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की बात किया गया। बिहार का मानचित्र विधानसभा चुनाव 2005 के अनुसार नेपाल की बात किया गया है। चलिए इसको हम लोग नहीं देखेंगे। यहाँ पर जो तालिका दिया हुआ है, तालिका में बोलता है कि दी गई तालिका में चुनाव परिणाम को ध्यान से देखें। यहाँ पे जो तालिका दिया गया है, ये तालिका जो दिया गया है, इसमें चुनाव का परिणाम दिया गया है। इसमें बताया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो 9 सीट जीती है और भारतीय जनता पार्टी 55 सीट जीती है। जनता दल यूनाइटेड 88 सीट जीती है। राष्ट्रीय जनता दल 54 सीट जीती है। और बोलता है लोक जनशक्ति पार्टी 10 सीट, अन्य दल एवं निर्दलीय 27 सीट, कुल योग 243। अब हम बात करेंगे एक और तालिका दिया हुआ 2020 की। ये 2005 का था, ये 2020 का है। 2020 में कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 19 सीट जीता, भारतीय जनता पार्टी 74 सीट जीता, जनता दल यूनाइटेड 43 सीट जीता, राष्ट्रीय जनता दल 75 सीट जीता और अन्य दल एवं निर्दलीय दल 32 सीट जीता। तो यहाँ पे बोलता है कि बताइए कौन ऐसी पार्टी है जो बहुमत में है? तो यहाँ तो कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी एवं जनता दल यूनाइटेड ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तो हम बात करते हैं कि ये जो चुनाव चला तो भारतीय जनता पार्टी एवं जनता दल यूनाइटेड यानी मोदी जी की पार्टी और नीतीश जी की पार्टी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था। इनके 143 विधायक होने के कारण इन्हें बहुमत मिल गया। तो बीजेपी और जेडीयू के कुल मिलाकर के जो विधायक हुए वो 143 हो गए। जब 143 विधायक हो गए तो इनको बहुमत मिल गया। यानी इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल मुख्य विरोधी दल बना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एवं जनता दल यूनाइटेड गठबंधन के बाद सर्वाधिक विधायक आरजेडी के ही थे, यानी राष्ट्रीय जनता दल के थे। चुनाव के पश्चात बहुमत प्राप्त करने वाला दल या गठबंधन अपने नेता का चयन करता है। इस चुनाव में भाजपा एवं जदयू गठबंधन के विधायकों ने श्री नीतीश कुमार को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बनाए गए। यानी कि जब गठबंधन बना करके चुनाव हुआ तो उसमें सभी की सहमति से माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री चुना गया। और बिहार विधानसभा भवन का देखिए यहाँ पे फिगर दिया गया है। राज्यपाल के बारे में कुछ लिखता है इस बॉक्स में, बोलता है कि राज्य का पूरा प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि राज्य का जितना भी प्रशासन होता है वो किसके नाम से चलाया जाता है, तो राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है राज्य का पूरा प्रशासन। राज्यपाल राज्य प्रशासन के संवैधानिक प्रधान होता है। यानी राज्य प्रशासन के संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। राज्य प्रशासन के संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। वह उस दल या गठबंधन के नेता को बुलाते हैं जिसे बहुमत प्राप्त हो और उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। यानी कि राज्यपाल जो होते हैं उस दल या नेता को बुलाते हैं जिसको बहुमत मिला है और उसी को मुख्यमंत्री भी बनाया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों के अनुसार अपना काम काज चलाए। यानी राज्यपाल देखती है कि हमारा जो राज्य है वो संविधान के नियमों के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि राज्यपाल राज्य प्रशासन के संवैधानिक प्रधान होते हैं। यानी राज्य प्रशासन के संवैधानिक प्रधान की बात करें तो कौन होता है? राज्यपाल होता है। इसको याद रखिएगा, राज्य प्रशासन के संवैधानिक प्रधान जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं और राज्य का पूरा प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा।
अब यहाँ पे कुछ राजनीतिक दल की बात किया गया है, चुने गए सदस्यों की संख्या बोली गई है। ठीक है, इसको हम लोगों को नहीं देखना है। एक नज़र विधान परिषद पर भी जरा देख लेते हैं। चलिए, विधान परिषद का हम अभी पीछे चर्चा किए थे कि 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और एक था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश था, कर्नाटका था, तेलंगाना था। और यहाँ पे हम बात करते हैं, कहता है कि एक नज़र विधान परिषद पर जरा देखते हैं। बिहार के अतिरिक्त भारत के अन्य 5 राज्यों में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना, यानी कि बिहार 1 हो गया तो 6 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया और ये हो गया 5, यानी कि भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। विधानसभा के अलावा राज्य विधानमंडल का यह दूसरा सदन है, यानी हर एक राज्य में विधानसभा तो होता ही होता है। 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद भी है। इसकी सदस्य संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या की 1/3 होती है। तो हम बात करें कि विधान परिषद के सदस्यों की कम से कम संख्या कितनी होती है, तो 40 होती है। विधान परिषद के कम से कम सदस्यों की संख्या 40 होती है, और अगर अधिक से अधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात की जाए, अधिक से अधिक, तो 1/3 होती है। 1/3 किसका होती है? बिहार विधानसभा सदस्यों में जितने लोग होते हैं। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 75 है। बिहार विधान परिषद में अगर सदस्यों की कुल संख्या की बात करें तो कितना है? 75 है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद के बोल रहा है कि विधान परिषद के 1/3 सदस्य, विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद के 1/6 सदस्य, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, विधानसभा के 1/6 सदस्य विधान परिषद के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा सलाह पर मनोनीत होते हैं। यानी कि विधान परिषद के 1/3 सदस्य जो हैं वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, और विधान परिषद के 1/6 सदस्य जो हैं वो राज्यपाल द्वारा सलाह पर मनोनीत किए जाते हैं। अगर इसके अलावे स्थानीय स्वशासन निकायों के द्वारा 1/3 स्नातक क्षेत्र से 1/12 एवं शिक्षक निर्वाचन से 1/12 सदस्य निर्वाचित होते हैं। यह अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। ये विधान परिषद है जो कैसा है? अस्थायी सदन है। विधान परिषद जो है वो अस्थायी सदन है। आपसे पूछेगा कि बताइए विधान परिषद कैसा सदन है, अस्थायी है कि अस्थायी है? तो बताइएगा कि ये अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन है विधान परिषद, अस्थायी सदन है। विधान परिषद कैसा सदन है? तो अस्थायी सदन है। यह अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, यानी विधान परिषद एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं। लेकिन विधान परिषद के 3 सदस्य में से 1 सदस्य यानी 1/3 सदस्य जो हैं दूसरे वर्ष पर क्या करते हैं? अवकाश लेते हैं, यानी रिटायरमेंट ले लेते हैं। विधान परिषद अपने सदस्यों में से 1 सभापति एवं 1 उपसभापति चुनते हैं। यानी विधान परिषद के जो सभापति और उपसभापति होता है वो कहाँ से चुना जाता है? तो अपने ही सदस्यों में से, यानी विधान परिषद के सदस्यों में से चुना जाता है। ये विधान परिषद की कार्रवाई को संचालित करते हैं। अब विधानसभा में एक बहस हो रही है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो क्या बहस हुआ है भाई, जरा देखते हैं। कहता है कि सभी मंत्रियों को अलग अलग कार्यालय होते हैं। जितने सारे मंत्री हैं सभी के अलग अलग कार्यालय हैं। चलिए, विधानसभा में बहस हो रही है जहाँ वे सिर्फ अपने विभाग के कार्यों का संचालन करते हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी कार्यों का, शिक्षा मंत्री संचालन एवं शिक्षा का संचालन करते हैं, सिर्फ शिक्षा संबंधी कार्यों को अपने विभाग में देखते हैं। उन पर उस विभाग के पूरे राज्य की जिम्मेदारी होती है। सभी मंत्रियों को अपनी बातें व प्रस्ताव विधानसभा में चर्चा के लिए रखना होता है। इसके पश्चात सदन के जो सदस्य होते हैं, इसके पश्चात सदन के सदस्य उस पर अपनी स्वीकृति देते हैं। यह एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी दल के सदस्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। यानी विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी दल के सदस्य एक महत्वपूर्ण विषय पर इकट्ठे होते हैं और चर्चा भी करते हैं, बहस करते हैं एवं समस्याओं का हल निकालते हैं। आइए अब विधानसभा की एक बहस पर गौर करें। तो भाई बहस हो रहा है, देखिए यहाँ पे फिगर दिखाया गया है। विधानसभा में सब
बैठे हुए हैं। यहाँ पे विधानसभा के सभापति और उपसभापति भी बैठे हुए हैं और सब विधानसभा के सदस्य बैठे हुए हैं। तो बहस क्या हुआ, तो विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी बात रख सकते हैं। अगर विधानसभा का बहस हो रहा है तो विधायक उसमें अपनी बात रख सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं एवं सुझाव दे सकते हैं। विभागीय मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो जो प्रश्न पूछा जाएगा विधायक के द्वारा, जिस विभाग से पूछा जाएगा उसके मंत्री उसका उत्तर देंगे और सदन को आश्वस्त करते हैं कि आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं कि हाँ इसके संदर्भ में अभी इसका काम चल रहा है या फिर इस पर कोई योजना शुरू होने वाली है या फिर कब शुरू होगी, उसका भी वहाँ पे ब्यौरा दिया जाता है। सरकार जो भी निर्णय लेती है उसे विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित करवाना होता है। सरकार जो भी फैसला लेगी उसको विधानसभा के सदस्यों द्वारा पारित करवाना होगा। हम लोग विधानसभा में लिए गए निर्णयों को अखबारों, दूरदर्शन, विभिन्न समाचार चैनलों अथवा रेडियो पर पढ़ते, देखते व सुनते हैं। आदर्श मध्य विद्यालय सैदपुर के बच्चे परिभ्रमण के दौरान विधानसभा में बहस कैसे होती है देखने के लिए अपने राज्य की राजधानी पटना गए। अब जानते हैं बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, पटना। आम आदमी हो या कोई विधायक, सुरक्षा जाँच के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा था। सैदपुर के बच्चों को सुरक्षा जांच के बाद ऊपर दर्शक दीर्घा में ले जाया गया। दर्शक दीर्घा जहां पे दर्शक लोग बैठते हैं, वहां से वे नीचे के विधानसभा हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी। प्रत्येक डेस्क पर माइक लगा हुआ था जिस पर विधानसभा, दर्शक दीर्घा ऊपर होता है, जिस पर विधानसभा के सदस्य बैठे हुए थे, उनके सामने की कुर्सी पर विधानसभा अध्यक्ष बैठे हुए थे। बहस शुरू होती है। चलिए, तो अब गर्मा गर्म बहस शुरू हो गया। बहस क्या शुरू हुआ भाई, तो इसमें एगो विधायक जी के बारे में बताया गया है। देखिए विधायक जी का फोटो भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है। विधायक जी एकदम चश्मा उश्मा पहने हुए हैं, बूढ़े हैं, ठीक है, मूछ उछ खूब बढ़िया है और खूब अच्छा स्केच बनाया गया है। विधायक नंबर 1 क्या कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सरकार की यह योजना है कि सभी पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो। विधायक जी कह रहे हैं कि महोदय अध्यक्ष से कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि सभी पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, यानी एक हॉस्पिटल होना चाहिए। इसके बावजूद अधिकतर पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आज तक नहीं खुला, जिसके चलते कई लोग समय से इलाज नहीं करवा पाते एवं उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं स्वास्थ्य मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि आखिर कब तक हमारे पंचायत के लोग इलाज के अभाव में मरते रहेंगे। तो दूसरे विधायक साहब कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि एक तो हमारी पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का घोर अभाव है। अगर कहीं स्वास्थ्य केंद्र खुला भी तो डॉक्टरों की कमी है। इन स्वास्थ्य केंद्रों का इतना बुरा हाल क्यों है? सरकार इन स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों एवं चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? यानी जो विधायक हैं वो सत्ता पक्ष से सवाल कर रही है कि एक तो लिखा गया है कि प्रत्येक पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। अगर स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पे है भी वहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, तो इतनी बदहाल स्थिति कैसे है? इसका जवाब सरकार से मांगा जा रहा है। तीसरे विधायक जी क्या कहते हैं, महोदय मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतर सड़कों की दशा आज भी बदतर है। ये सड़क के बारे में बोल रहे हैं। बहुत सारे गाँव का संपर्क आज भी मुख्य सड़क से नहीं हो पाया है। आपकी सरकार यह दावा करती है कि हमने सड़कें बनवाई हैं, जबकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अधिकतर गाँवों की स्थिति यह है कि व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाए तो उन्हें शहर के स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचते पहुंचते 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। अगर सड़क सही होती तो उनके गांवों का संपर्क मुख्य सड़क से होता और तब से 2 घंटे में शहर के स्वास्थ्य केंद्र में आसानी से पहुंचा जा सकता था। अतः मैं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे कब तक उन सड़क को बनवा पाएंगे वो हमें बता दें। यानी विधायक जी पूछ रहे हैं। अब मंत्री जी का जवाब आता है। जरा मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए। मंत्री जी क्या कहते हैं, क्योंकि हम लोग विधानसभा की बहस को देख रहे हैं। दर्शक दीर्घा में बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं। अब विधानसभा की बहस में मंत्री जी का जवाब क्या होता है वो भी बोलेंगे अध्यक्ष महोदय से कि अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य समस्या को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। माननीय सदस्य समस्या को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे सरकार की बुराई हो और हमारे सरकार की छवि खराब हो। यह सत्य है कि सभी पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुल पाया है, पर आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति लगभग सभी गाँव में हो रही है। बड़े पैमाने पर नियत मानदेय पर चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। इतना ही नहीं, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में सभी दवाइयों के वितरण किए जा रहे हैं एवं टीके दिए जा रहे हैं। 24 घंटे डॉक्टर अस्पतालों में इलाज उपलब्ध करवा रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि सब पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तो वहाँ पे एकदम जो स्वास्थ्य का जो सेवा है उसको एकदम इग्नोर कर दिया गया है।
उस पंचायत में व्यवस्था कर दिया गया है, आशा को निर्देश दे दिया गया है कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आप उसमें दखल दें, ठीक है। और 24 घंटे डॉक्टर अस्पतालों में इलाज उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास भी कर रही है कि लोगों को मदद किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि विरोधी पक्ष के साथी बेवजह की सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। आज पूरे राज्य का शायद ही कोई गांव, शहर या गली मोहल्ला होगा जिसकी सड़क का पक्कीकरण अभी तक नहीं हुआ। आपके निर्वाचन क्षेत्र के सड़कों का भी टेंडर हो चुका है, इसलिए चिंता ना करें, इसी सत्र में वे सड़क भी बन जाएगा। इस प्रकार हमने विधानसभा में चल रही बहस के विषय में जाना। यहाँ हमने देखा कि विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्या को विधानसभा में बहस के दौरान उठाया। विधायक अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने क्षेत्र का दौरा कर लोगों से मिले एवं समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करें। विधायक नहीं देखेगा तो फिर कौन देखेगा? मंत्री के ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेदारी होती है एवं जिस विभाग का वह मंत्री होता है उसकी जवाबदेही मंत्री पूरी तरह से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सरकार का मतलब शासन के विभिन्न विभागों एवं मंत्रियों से होता है और यही कार्यपालिका कहलाती है। सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सरकार का मतलब क्या है? सरकार का मतलब की अगर बात करें तो देख लीजिए यहाँ से, सरकार का मतलब, एक मिनट, सरकार का मतलब शासन के विभिन्न विभागों एवं मंत्रियों से होता है। सरकार का मतलब क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। सरकार का मतलब शासन के विभिन्न विभागों एवं मंत्रियों से होता है और यही कार्यपालिका कहलाती है। यानी शासन के विभिन्न विभागों एवं मंत्रियों को मिला करके कार्यपालिका बनती है। दूसरी तरफ सभी विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं, इस संस्था को विधायिका कहते हैं। यानी सभी विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं उस विधानसभा संस्था को बोलते हैं विधायिका। तो अब हम आगे देखते हैं सरकार की कार्यप्रणाली। जरा इनके कार्य करने की प्रणाली क्या है, सिस्टम क्या है, उसकी बात करते हैं। सरकार की कार्यप्रणाली, विधानसभा की बहस के कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री के साथ विधायक द्वारा सदन में उठाए गए मामले पर विचार करने के लिए बैठक करते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास मंत्री के साथ उस विधायक के निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर जाने की योजना बनाते हैं। अगले सप्ताह वे उन गांवों का दौरा करते हैं एवं विधायक द्वारा उठाए गए मामले को सही पाते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि जरा देखते हैं कि ये जो मंत्री हैं इनका काम धाम कैसा चल रहा है, जरा क्षेत्र में घूम करके आते हैं। मुख्यमंत्री जाते हैं, अगले सप्ताह वे उन गाँवों का दौरा करते हैं एवं विधायक द्वारा उठाए गए सवालों को सही पाते हैं। दौरे से लौटने के पश्चात वे सबसे पहले उस ठेकेदार संवेदक का ठेका रद्द करने पर एवं ग्रामीण विकास मंत्री को नए सिरे से टेंडर निकलवाने का आदेश देते हैं। 3 माह के अंदर सड़कों की स्थिति ठीक करने की बात भी करते हैं। एकदम मुख्यमंत्री जाते हैं, तुरंत एकदम नायक की तरह एक्शन मोड में आ जाते हैं और सड़कों की स्थिति देखते हैं। जो उसका ठेकेदार होता है, जो उस सड़क को बनाता है, उसकी लाइसेंस को रद्द कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि इमीडिएटली इसको 3 महीने में बना दिया जाए। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश देते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करें कि वहाँ जहाँ पे डॉक्टर नहीं है वहाँ पे डॉक्टर कैसे उपस्थित होगा, इसकी जवाबदेही लें और इसको पूरा करें, लोगों का इलाज हो पाए। इस प्रकार हमने जाना कि लोग जो सरकार में शामिल हैं, जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, इन सभी को समस्याओं पर कार्रवाई करना होता है एवं प्रश्नकर्ता को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इन विभागों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसका बजट योजना सदन द्वारा स्वीकृत करवाया जाता है। पुनः उस योजना की पूर्ति के लिए बजट में धन का प्रावधान कर अनुमोदन किया जाता है। तो सरकार के कार्य के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार की कार्रवाई करने की मांग सिर्फ विधानसभा में ही नहीं की जाती है, बल्कि हम लोग प्रतिदिन अखबारों, रेडियो, दूरदर्शन चैनलों एवं अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में लोग अनेक माध्यमों द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हैं और अपनी मांग रखते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जो हो गया वो भी क्या हो गया, आज समाप्त हो गया। तो जैसा कि हम लोग देखें कि इस चैप्टर को भी लाइन बाय लाइन रीड करके और जो भी पॉइंट था इसमें डिस्कस करते हुए करीब करीब 35 या 36 मिनट का ये वीडियो है, या इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, ये हो गया है। और हम लोग आधे घंटे में इस चैप्टर को क्या किए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरीके से हमारे वीडियो में बने हुए रहिएगा और आने वाला जो बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम है उसमें ये जो एससीईआरटी की बुक है और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो रामबाण साबित होने वाली है सभी अभ्यर्थियों के लिए। और जिस तरीके से हम लोग बीच बीच में जो अंडरलाइन करके क्वेश्चन को ढूंढते हैं, अगर बीच बीच में उसको लिखा जाए तो
हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।